माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर फ्री फॉल वाली कंडीशन क्या होती है। तो सपोज़ करो अगर ये एक अर्थ है जो कि हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज़ करो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसको मैं क्या करूँ, लेट्स से कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फेंक नहीं रहा हूँ, नीचे को फेंक नहीं रहा हूँ, बस मैं ऐसे ड्रॉप कर दे रहा हूँ। तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स को एक्ट किए हुए जब हम किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? वो फ्री फॉल की कंडीशन पे आ जाता है। यानी कि उसको हमने क्या किया? फ्री फॉल किया हुआ है। ऑल राइट। तो वो कहाँ जाएगा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो अर्थ की तरफ आएगा, राइट। तो वो कितनी तेज़ी से नीचे आएगा, कितने एक्सेलरेशन से, कितनी तेज़ी से अपनी स्पीड बढ़ाते हुए नीचे आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका नाम हो जाता है जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं? जी। और उसी की वैल्यू हमारी आ रही होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमें कैलकुलेट करना है। क्या बोला मैंने? कोई भी चीज़ अगर फ्री फॉल की कंडीशन में होती है तो किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होती है। तो जब भी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे या फिर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करेंगे तो हम ए नहीं लिखा करेंगे, हम जी लिखा करेंगे, दैट्स ऑल। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आखिर ये कैसे आती है वैल्यू, इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। तो देखो, आपने 9th क्लास में लीनियर फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। न्यूटन के सेकंड लॉ में, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हमने एक फार्मूला निकाला था। वो फार्मूला क्या था? फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। लेकिन अभी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो हम एफ को क्या ले लेंगे? एफ एम जी। तो ए की जगह जी ले लिया, दैट्स ऑल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डन। तो ये तो लीनियर फोर्स हो गया। आगे देखो, उसके बाद अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या अट्रैक्शन है उसके बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल्स टू जी, ठीक है। एंड दिस इज मास ऑफ अर्थ को मैं कैपिटल एम ले रहा हूँ और ये ऑब्जेक्ट के मास को क्या ले रहा हूँ? सिंपल सा एम, छोटा एम। तो कैपिटल एम अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डी ले लेते हैं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? डी का स्क्वायर। ये इसको मैंने सेकंड इक्वेशन ले ली। सो फ्रॉम क्योंकि ये दोनों फोर्स ही हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें फोर्स ही दिख रही हैं। तो एम जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल एम कैपिटल जी एंड एम अपॉन डी का स्क्वायर। तो क्या मैं m से m कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो हमें जो लास्ट में रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल M अपॉन डी का स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल रहा है? ये इससे हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m था। m तो अब फॉर्मूले में है ही नहीं। तो ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ग्रेविटी जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होती कोई चीज़, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करती। मैं ये छोटी सी चीज़ और एक भारी सी चीज़, दोनों ही चीज़ें नीचे अगर फेंक रहा हूँ तो दोनों एक साथ नीचे आएंगी अगर वैक्यूम की कंडीशन है। तो बात समझ में आ रही है? डिपेंड ही नहीं करता कि इसका कितना मास है और मैं ये 10 kg का मास फेंक रहा हूँ, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि देखो ना, मास तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, हमारे पास बचा हुआ है कुछ ये सारी चीज़ें, राइट। तो अब देखो, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होने वाली है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने नीचे फेंका था, राइट, नीचे फेंका था, तो ये इतना दूर था, तब तो ये क्या हो गया? डी का स्क्वायर हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ तो आप देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे है, द ऑब्जेक्ट इज़ when the object is on the surface of the earth, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर सरफेस पे होता तो क्या बात होती? तो देखो, सरफेस पे अगर होता, ये देखो सरफेस पे है, तो सेंटर से इसके आउटर सर्कल तक का जो रेडियस होगा वो किसका रेडियस होगा? अर्थ का रेडियस होगा, राइट। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देख लो, ये जी तो जी ही है, राइट। आगे देखो क्या होगा? कैपिटल जी हर जगह सेम ही होता है, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और मास ऑफ अर्थ हो गया कैपिटल एम, और ये जो डी स्क्वायर था, ये देखो ना, जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी थी, लेकिन अगर अभी हम सरफेस की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हमने सरफेस पर रख दिया तो ग्रेविटी कितना होगा?
तो देखो ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो इस डी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, आर। कौन सा आर, कैपिटल आर, और साथ में स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हैं तो जी की वैल्यू तो आप सबको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। और इसका मास ऑफ द अर्थ क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ होता है आपका 6 इंटू 10⁻24 kg। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होती है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। और जी की वैल्यू तो आप सबको पता ही है 6.67 इंटू 10⁻11। आप जब इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे तो आपको जी की वैल्यू मिलेगी कुछ 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये यूनिट्स वगैरह तो आपको पता होनी ही चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास में हो, ओके। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही बात हम कर रहे हैं, इसी ग्रेविटी के बारे में तो हम लोग अभी सारा कुछ कर रहे थे। तो कि ये कैलकुलेशन करने पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, ये, और ये वैल्यू है आपकी ग्रेविटी की ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या ये बात आप सबको समझ में आई? और अगर आ गई हो तो हम लोग इसी के अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्लीज़ इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो और लिख सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ, ये है कि आखिर ग्रेविटी में वेरिएशन कैसे होती है। तो वेरिएशन इन ग्रेविटी, वेरिएशन इन जी। तो ये जो वेरिएशन है ना, वो हम लोग 3 जगह पे देखेंगे, 3 जगह पे हम लोग वेरिएशन देखेंगे। पहली क्या, पहली सरफेस पे, सरफेस पे आखिर हमारा ग्रेविटी कैसे वेरी करता है। दूसरा हम देखेंगे कि अगर हम हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, अगर कोई चीज़ अर्थ से ऊपर जा रही है तो उसके ग्रेविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। और तीसरी चीज़ देखेंगे कि आखिर कोई भी चीज़ अर्थ के अंदर जाएगी तो ग्रेविटी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, यानी कि सरफेस पे, हाइट पे और डेप्थ पे। तो देखो, क्या आपको ये बात पता है कि हमारी जो अर्थ है वो पूरी सर्कुलर तो नहीं है, राइट, पूरी सर्कुलर नहीं है। मैं एक बार यहाँ पे फिर बना रहा हूँ इसका डायग्राम, अर्थ का कुछ ऐसा होता है। तो ये देखिए, आप अच्छे से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, आप सबको पता है इस वाली चीज़ को हम इक्वेटर कहते हैं और ऊपर नीचे को पोल कहते हैं। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इसको बोल सकता हूँ, और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, पोल। तो इसे हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ पोल, राइट। तो रेडियस ऑफ पोल देखो ना, इधर से क्या दबा हुआ दिखता है ना हमें अपना अर्थ, तो ये रेडियस ऑफ पोल छोटा है किसके, रेडियस ऑफ इक्वेटर के। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि रेडियस ऑफ पोल इज़ लेस देन, रेडियस ऑफ पोल इज़ लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। ये बात समझ में आई। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ जी, यानी वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा ये पता कर रहे हैं ना हम लोग। तो देखो, जी के बारे में देखते हैं। क्या आपको यहाँ से ये बात पता चल रही कि जी जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आर बढ़ाऊंगा तो जी की वैल्यू छोटी हो जाएगी, अगर आर की वैल्यू कम करूंगा तो जी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि देखो, अगर ये आर पी छोटा है तो जी पी क्या हो जाएगा, बड़ा। और अगर आर ई बड़ा है, यानी कि रेडियस बड़ा है, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, छोटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटी हमें कहाँ मिलेगी, पोल पे। पोल पे अगर कोई लड़का यहाँ खड़ा है तो उसको सबसे ज़्यादा ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होगा उस पर, और सरफेस में अगर वो इक्वेटर पे खड़ा है तो कम होगा। ये बात समझ में आई। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे इफ़ेक्ट होगा, ग्रेविटी उसको सबसे ज़्यादा तेज़ी से नीचे खींचेगी जब वो पोल पे होगा। ये पहली बात हुई जब वो सरफेस की बात करते हैं। अब देखो, अगर हमें हाइट पे जाना है, यानी कि अगर इसी लड़के को मैं ऊपर फेंकना चाहूँ, ऊपर फेंकना चाहूँ मतलब कि यहाँ से सरफेस से ऊपर फेंकना चाहता हूँ, राइट, हाइट में बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, विद इंक्रीज इन हाइट, इसका मतलब इंक्रीज, विद इंक्रीज इन हाइट ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब ग्रेविटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। ठीक है, कैसे समझोगे इसको, देखो, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, क्या आपको ये बात याद है, ये वाली बात देखो, ये क्या है, डी का स्क्वायर है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ था तब हमने ये डी लिया। अब सपोज़ करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, और ये डी बढ़ता जा रहा है। अगर ये डी बढ़ता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि बहुत दूर जाएगा, तो जब ये बहुत दूर जाएगा तो ये एकदम बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब ग्रेविटी क्या हो जाती है, एकदम ज़ीरो हो जाती है, और वहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है और वो एकदम फ्री,
एक ऐसा कंडीशन आ जाता है कि वो दोबारा से नीचे नहीं आने वाली कोई चीज़। ओके, अब डेप्थ की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे हम डेप्थ को बढ़ाते जाएंगे, डेप्थ का मतलब क्या होता है, पहले ये लड़का ऊपर जा रहा था, ऊपर ऊपर ले जा रहे थे, अब इसको क्या करेंगे, बोलेंगे भाई यहाँ पे ना तुम ड्रिलिंग करो, मतलब खुदाई करते जाओ और अंदर जाते जाओ, कहाँ, सेंटर पे जाते जाओ। तो जैसे जैसे सेंटर पे हम जितना ही डेप्थ बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी भी कम होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब सेंटर पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है लेकिन समझना पड़ेगा आपको। आप ऐसा सोच सकते हो कि देखो ग्रेविटी तो कम होती जा, मतलब सॉरी, ये क्या नाम है इसका, रेडियस तो कम होता जा रहा है। अगर रेडियस कम होगा तो सर ग्रेविटी तो बढ़ना चाहिए, राइट, ग्रेविटी बढ़ना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखो ना, जो ग्रेविटी है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ। तो जब आप अंदर आते जाओगे, सपोज करो कि आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर इस जगह पे पहुँच गए आप यहाँ पे, तो देखो ना यहाँ पे इसको कंट्रीब्यूट करने वाला मास कितना रहेगा, इतना सा रह गया। तो मास कम होता जाएगा, तो उससे ये कितना भी छोटा हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। तो मास आते आते सेंटर पे आते आते मास एकदम ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे ही मास ज़ीरो हुआ तो पूरी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी 3 जगह देखेंगे, एक सरफेस पे, एक हाइट पे और एक डेप्थ पे। सरफेस पे हमने देखा कि आरपी यानी कि रेडियस ऑफ पोल जो है छोटा होता है किससे, आर ई से, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ से। तो उसी का ऑपोजिट हो गया कि ग्रेविटी पोल पे ज़्यादा होती है। फिर हमने हाइट के बारे में देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अर्थ से ऊपर ले जा रहे हैं और बहुत दूर लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटी क्या होते जाता है, कम होते जाता है और एक ऐसा टाइम आएगा जब ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट कभी नीचे गिरेगा ही नहीं। फिर डेप्थ की बात करते हैं कि हम बोल रहे हैं कि सरफेस से हम इस लड़के को और नीचे लेते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे नीचे ले जाएंगे तो ग्रेविटी फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने देखा कि चाहे आप अर्थ के ऊपर जाओ चाहे आप अर्थ के अंदर जाओ, ग्रेविटी हमेशा डिक्रीज़ ही होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका ग्रेविटी का। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी और हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। थैंक यू।